वेलकम टू माय हिंदी कहानी चैनल। शूटिंग के सिलसिले में उससे मुलाकात हुई। नाम था मधु। उम्र यही कोई 20 साल होगी। सड़क पर टहलते हुए उसने मुझे रेड बताया और उसके पीछे पीछे चल पड़ा। मैं उसके पीछे पीछे कई गलियों से गुजरते हुए एक अंधेरे कमरे में गया। उसने कहा, चलो जो भी करना है जल्दी करो। मैंने कहा, देखो दरअसल मैं एक डायरेक्टर हूँ, वैश्या एक शॉर्ट फिल्म बनाना चाह रहा हूँ, तो मुझे तुम्हारे बारे में जानना है, तुम्हारे कैरेक्टर के बारे में जानना है। तो उसने हंसते हुए कहा, मेरे कैरेक्टर के बारे में और क्या जानेगा? मेरे बारे में जानना है या जो पूछना है पूछ, लेकिन तू जितना समय लेगा मैं उतने पैसे लूंगी। मैं उसकी ये बात सुनकर बड़ा अचंभित हुआ और मैंने हाँ कह दिया और उससे उसकी जिंदगी के बारे में पूछना शुरू किया। उसने अपनी आप बीती बताई, किस तरह एक ठेकेदार के बेटे से उसे प्यार हो गया था। उसने उसके साथ खूब खेला और जब जी भर गया तो इसी कोठे पर बेच गया। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था यहाँ घुट घुट के रहने के सिवा। वक्त और हालात ने सब कुछ सिखा दिया। जब यहाँ मैं आई थी तो मेरा नाम कुछ और था, लेकिन यहाँ आने के बाद मेरा नया नाम मिला, मधु। मैं धीरे धीरे उदास हो जा रही थी मधु की बात सुनकर। तभी मैं पूछ बैठा, याद आती है आपको अपना गांव? इतना सुनते ही मधु की आंखें नम हो गई और वो कांपते हुए होठों पर शब्दों को संभालते हुए कहती है, हाँ बहुत सबकी याद आती है। अम्मी की और मेरे गांव की वो छोटी सी बगिया भी याद आती है। पता नहीं उस तालाब में अभी भी पानी है या सूख गया। मेरे दोस्त चंदा की तो शादी अब तक किसी बड़े घर में हो गई होगी और मेरे पिताजी बीमार रहते थे, फिर भी अपने कंधे से नीचे मुझे नहीं उतारते थे। पता नहीं अब वो इस दुनिया में होंगे भी या नहीं। बहुत कुछ याद आता है। कभी कभी जी करता है एक बार जाऊं और सबसे मिलूं, लेकिन हिम्मत नहीं होती क्योंकि समाज की और लोगों की सोच बहुत घटिया हो चुकी है। मैं मधु की बात सुनकर इमोशनल हो चुका था। मैंने धीरे से पूछा, मधु एक दिन में तो तुम्हारे पास कई मर्द? इतना सुनते ही मधु गुस्से में कहती है, मर्द? आजकल मर्द है कौन? मर्द होते कहाँ हैं? सब नामर्द है यहाँ। मर्दानगी का सिर्फ दावा करते हैं और वक्त आने पर हिजड़े बन जाते हैं। तभी अंदर के कमरे से एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। मधु आंसू पोंछते हुए कहती है, यह भी किसी मर्द की ही निशानी है। शादी करने का वादा करता था, रात गुजारता था, महलों में रखने का दावा करता था, और जैसे ही पता चला कि मेरे पेट में बच्चा है, दूसरी तरफ चेहरे को करते हुए कुत्ता इस गली में नहीं आया। आंसू पोंछते हुए मेरा बच्चा रो रहा है। मधु अंदर चली जाती है और उसकी बातें अभी तक मेरे कानों में गूंज रही थी। मेरी आंखें भर आई थी। मैं उठा और कुर्सी पर 2000 रख कर जाने लगा। तभी पीछे से मधु की आवाज सुनाई देती है, सुनो, अपने फिल्मों में ये भी जरूर बताना कि दुनिया में हर कोई बेईमानी कर सकता है, लेकिन एक वेश्या कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करती। हर किसी के सामने एक तरह पेश आती है और हर दर्द को सीने में छुपाकर जीती है। तो हमारी महानता भी दिखाना। मैंने पीछे मुड़कर मधु को देखा। बच्चे को दूध पिला रही थी, फिर वो अंदर चली जाती है। घर आने के बाद मेरा मन बोझल था। रात को नींद नहीं आ रही थी। मधु की बातें सोच सोच कर आंखें नम हो जा रही थी, क्योंकि आज मुझे एक ऐसी जिंदगी से रूबरू हुआ था जिसकी कल्पना मैंने सपने में भी नहीं की थी। मधु की बातों में आहें और आंखों में आंसू साफ झलक रही थी। और हो भी क्यों ना, उसने जिसको अपना समझा था वही उसको नरक की दुनिया में तड़प कर रोने और भरने के लिए छोड़ गया था। खैर, मैंने सोच लिया था कि कल फिर से मैं मधु से मिलने आऊंगा, उससे बातें करूंगा। जाने क्यों ना चाहते हुए भी उस कोठे पर जाने का मन कर रहा था। गया तो था सिनेमा की कई कहानी ढूंढने, लेकिन एक ऐसी जिंदगी से सामना हो गया कि रियल लाइफ को भूलकर रियल लाइफ के बारे में सोचने लगा था। खैर, अगले दिन करीब 4 बजे मैं उसी कोठे पर पहुंचा। मैंने बैग में दूध का डब्बा मधु के बच्चे के लिए रख लिया था। जैसे ही कोठे पर पहुंचा, कई लड़कियां बुलाने लगी, रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए, मेकअप किए हुए, अपने कस्टमर को लुभा रही थी। पर मेरी निगाहें सिर्फ और सिर्फ मधु को ढूंढ रही थी।
पर मधु कहीं नजर नहीं आ रही थी। मैं एक गैलरी से होते हुए आगे बढ़ा, तभी पान खाती हुई एक मोटी और अधेड़ उम्र की महिला सामने से आती हुई दिखाई दी। मेरे कुछ बोलने से पहले ही उसने पूछा, इधर क्या है? किसको ढूंढ रहा है? क्या चाहिए? सारी लड़कियां बाहर ही हैं, बाहर चल। एक बार में इतने सारे सवाल सुनकर मैं थोड़ा सहम गया। फिर भी साहस करते हुए कहा, जी वो मधु से मिलना है। उस औरत ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और बोली, आशिक है क्या उसका? मैंने कहा, नहीं, बस यूं ही। तभी उस औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो तू उसका स्पेशल ग्राहक है। आगे जा, सबसे लास्ट वाले रूम में मधु का रूम है। मैंने कहा जी और आगे बढ़ गया। फाइनली मैं मधु के कमरे के दरवाजे पर पहुंच गया। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। मैंने दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद मधु दरवाजा खोली। सामने मधु खड़ी थी और उसने आश्चर्य से पूछा, तुम? मैंने कहा हाँ। मैंने इधर उधर देखा और मधु से पूछा, मैं अंदर आ जाऊं? उसने अंदर आने का इशारा किया। मैं उसके कमरे में प्रवेश किया। वो कमरा नहीं, नरक था। मुझे तो पल भर के लिए घुटन और घबराहट सी होने लगी। पूरी तरह गंदा भी था वो कमरा। मैं इधर उधर कमरे में देखने लगा। बिखरे हुए मैले कपड़े, कई दिनों का झूठा पड़ा हुआ थाली, एक छोटी सी टीवी और एक टूटी हुई चारपाई जिसपे उसका बच्चा सो रहा था। सब कुछ देखने के बाद मैंने मधु की तरफ देखा। तभी मधु पूछती है, क्यों आए हो यहाँ? मैंने कहा, मैं वो दूध लेकर आया हूँ। तभी मधु बोलती है, अच्छा तो तुम जो उस दिन 2,000 रुपए देकर गए थे उसके बदले में आज सुहागरात मनाने आए हो। पर आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए धंधे पर भी नहीं निकलती। किसी और दिन आना प्लीज। मधु विनम्र हो चुकी थी कहते कहते। मैंने कहा, नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो। मैं तुम्हारे साथ सुहागरात मनाने के लिए नहीं आया हूँ। मैं तो तुम्हारे बच्चों के लिए दूध लेके आया हूँ। ये सुनकर वह कुछ सोचने लगी और चारपाई पर बैठकर अपने सोए हुए बच्चे का सर सहलाने लगी। मैं भी वहां एक कुर्सी पर बैठ गया। मधु दूसरी दिशा में देखते हुए बोल रही थी, पता है, आज कई सालों बाद किसी इंसान को देख रही हूँ, वरना यहाँ तो मुझे जो भी मर्द मिला वो सब हैवान थे। क्या बताऊं यहाँ जिंदगी कैसे गुजारनी पड़ती है। समझ लो जिस्म तो है पर जान नहीं। कभी सोचा ही नहीं था कि जिंदगी यहाँ लाकर पटक देगी। जिस्म का सौदा करते करते जिंदगी अब बोझ लगने लगी है। तुम्हें पता है यहाँ कैसे कैसे मर्द आते हैं। बाप रे, कितनी ख्वाहिशात होती है उनकी। किसी को प्रेमिका की तरह प्यार चाहिए, किसी को पत्नी की तरह मजे चाहिए, तो किसी को नई नवेली दुल्हन की तरह सुहागरात मनानी है। ऊपर से पैसे का समय 100 तरीका लफड़े। कभी कोई 100 रुपए में पूरी रात गुजारना चाहता है तो कभी कोई 200 में ही बीवी बनाकर रखना चाहता है। सबकी ख्वाहिशें पूरी करनी पड़ती है। पता है तुम्हें, एक दिन मुझे बहुत तेज बुखार था। धंधे पर जाने का मन नहीं कर रहा था, पर मजबूरी थी मेरी, चली गई। एक आदमी गाड़ी से आया और मुझे पसंद कर लिया और बोला, मेरे साथ गाड़ी में चलो। मैं जाने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन कोठे की मालकिन की वजह से मुझे जाना पड़ा। उस आदमी ने एक सुनसान जगह पर गाड़ी खड़ी की और मेरे पर झपट पड़ा और मेरे जिस्म के साथ खूब खेला और अंत में 200 रुपए थमा दिए और बोला, यहाँ से चली जाओ। मैं क्या बताऊं किस तरह मैं यहाँ तक पहुंची, गिरते संभलते। और एक दिन तो हद ही हो गई। एक ग्राहक दारू लेकर आया, बोला साथ में पियो तो 300 रुपए दूंगा, वरना सिर्फ 100। पता है, 300 रुपए की लालच में मैं उसके साथ दारू पीने के लिए हाँ कर दी। पीते पीते ज्यादा ही पी लिया मैंने। इसके बाद वो मेरे जिस्म के साथ खेलने लगा और दूसरी तरफ मेरा बच्चा रो रहा था। ज्यादा नशा चढ़ने की वजह से मुझे कुछ ध्यान नहीं आ रहा था। जब वो आदमी चला गया तो मैं अपने उसी तरह से उसी जगह पर सो गई। जब सुबह नींद खुली तो देखी मेरा बच्चा जमीन पर गिरा हुआ था और उसे बहुत बुखार था। मुझे बहुत अफसोस हुआ, लेकिन रात के 300 रुपए जो मिले थे उसी से मैंने उसका इलाज कराए। जानते हो, कभी कभी इस जिंदगी से इतनी खींच होती है कि जी करता है खुद को आत्महत्या करके मर जाऊं। लेकिन इतना कहते कहते मधु की आंखों में आंसू भर आती है और वो अपने सोए हुए बच्चे की तरफ देखने लगती है।
मधु की बातें सुनकर मेरा मन पूरी तरह बोझिल हो गया था। समझ में नहीं आ रहा था क्या बोलूं। तभी मधु पूछती है, अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा राज। मधु, कहाँ से हो तुम? मैंने कहा बिहार। बिहार सुनते ही वो चहकते हुए बोली, अरे मैं भी तो वहीं से हूँ। और अपना जिला और अपने गांव का नाम बताते हुए बोली, तुम वहां जाना तो मेरी मम्मी पापा से जरूर मिलना और बताना कि तुम मुझसे मिले थे, और बोलना कि मैं उन्हें बहुत याद करती हूँ और मिस भी बहुत करती हूँ। इतना कहते कहते मधु रुक जाती है और कुछ सोचते हुए धीरे से कहती है, नहीं नहीं, मत मिलना। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं कोठे पर मैं वैश्या हूँ। कहते हुए दूसरी दिशा में मुंह घुमा लेती है। उसकी आंखें भर आती है, फिर खुद को संभालते हुए कहती है, तुम सनीमा कब बना रहे हो? मैंने कहा, बहुत जल्दी। अच्छा मधु, आप बिहार चलोगे? मैं आपको आपके गांव लेकर चलूंगा। मधु चहकते हुए बोलती है, हाँ चलूंगी। लेकिन फिर रुकते हुए कहती है, नहीं नहीं जाना मुझे वो गांव, यहीं रहना है। क्योंकि मैं एक वेश्या हूँ और समाज किसी वेश्या को किस नज़र से देखता है ये किसी से छुपा नहीं है। मैंने कहा, लेकिन किसी को पता है कि आप? मधु, हाँ किसी को नहीं पता, पर मुझे पता है कि मैं कितने मर्दों के साथ। कहते कहते मधु लंबी सांस लेती है। तभी उसका बच्चा जग जाता है और रोने लगता है। मैं दूध का डब्बा निकालकर मधु को दे दिया। मधु अपने बच्चे को दूध पिलाने लगती है। अब और कुछ न सुनने को है और ना ही कहने का मन कर रहा था। मैं खड़ा हुआ और बोला, मधु मैं जा रहा हूँ। फिर मैंने 2000 के नोट निकाला और मधु को दे दिया और बोला, अपने बच्चे को अच्छे कपड़े दिला देना और खुद भी ले लेना। कहते हुए एक बार मधु को देखा और एक बार बच्चे को, फिर कमरे से निकलने लगा। मधु भी मेरे पीछे पीछे आने लगी। जैसे ही दरवाजे से बाहर निकला, मधु ने आवाज दिया, सुनो। मैं पीछे मुड़ा और मधु को देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। नम आंखों से उसने पूछा, फिर कब आओगे मेरे बच्चे के लिए दूध लेकर? मेरी आंखें भी भर आई और मैंने अपने आंसुओं को छुपाते हुए कहा, बहुत बहुत जल्दी, जल्दी ही आऊँगा। और तेज कदमों से वहाँ से निकल गया। ऐसे ही गैलरी मुड़ रहा था, मधु की फिर से आवाज़ सुनाई दी, सुनो, जब सिनेमा बना लेना तो मुझे भी दिखाना। बाहर आ गया। तब तक अंधेरा हो चुका था। गैलरी से गुजरते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरते वक्त और भी कई लड़कियां मेरे पास आती हैं और बोलती हैं, ए हीरो, आओ हमारे साथ भी मज़े ले लो, सिर्फ 100 रुपये ही दे देना। मैं सभी का चेहरा देख रहा था। मुझे हर चेहरे में मधु नज़र आ रही थी और हर मुस्कुराहट में मधु का दर्द। मैं सड़क पर आया, एक ऑटो को रोका और बैठ गया। ऑटो में बैठा हुआ मैं रो रहा था। उस दिन मुझे महसूस हुआ था और सामना हुआ था एक ऐसी ज़िंदगी से जो ज़िंदगी होकर भी ज़िंदगी नहीं थी। और मैं सोच रहा था, आखिर क्यों वेश्याओं को लोग हीन दृष्टि से देखते हैं? आज जो समाज उन वेश्याओं को इतनी हीन और घिन दृष्टि से देखता है, तो क्या वो समाज ये बताएगा कि उन्हें वेश्या किसने बनाया? उन्हें इस हालात में जीने को मजबूर किसने किया? और सबसे बड़ा सवाल, उन वेश्याओं को वेश्या कहने वाले समाज के लोग क्या उनके पास नहीं जाते? और अगर जाते हैं तो क्यों? वो वेश्या हैं, हीन हैं, घिन हैं, फिर क्यों? अगर आपको ये अच्छी लगे हमारी कहानी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।